चाचा चौधरी रेगिस्तान में। एक दिन रेगिस्तान में। मनसुख दादा, गर्मी बढ़ गई है। जैसलमेर कितनी दूर होगा? जी मार, अभी तो हम आधे रास्ते तक पहुंचे हैं। हम सवेरे से सफर कर रहे हैं, ऊंट थक गया होगा, प्यास भी लगी है। रेगिस्तान में दूर तक ऐसी कोई जगह नजर नहीं आ रही जहां हम रुक सकें, इसलिए हमें चलना होगा। कुछ दूर जाने पर मुझे हरियाली दिखाई दी है। वाह, कुदरत भी कितनी विचित्र है। विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच पेड़। हम छाव में बैठकर विश्राम करेंगे। और वह दोनों वहां रुक जाते हैं। पानी भी है, निर्मल और मीठा। जामिर, चलते वक्त तुम्हारी पत्नी ने खाना बांध दिया था, आओ बैठकर उसे खाएं। और वह दोनों पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। यहाँ बैठकर स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। तभी दो डंडे उनके सिरों पर आकर पड़ते हैं। आओ। और वह दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर के बाद, ओह मेरा सिर। मनसुख दादा, हमारा ऊंट और सामान गायब है। बिना ऊंट के आगे जाना मुनासिब नहीं, वापस घर चलो। वह दोनों वापस शहर आ जाते हैं। रात होने से पहले शहर के बाहर की धर्मशाला तक तो पहुंच गए। चाचा चौधरी, खूब मुलाकात हुई। कहो इधर कैसे आना हुआ? मनसुख दादा, जैसलमेर जा रहा था, रास्ते में रात हो गई, इसलिए यहां रुक गया। मेरी नसीहत पल्ले बांध लो। रास्ते में अगर कहीं पेड़ आए तो वहां ना रुकना, वरना अपने ट्रक से हाथ धो बैठोगे। हम सब कुछ लुटा कर आ रहे हैं। सलाह के लिए धन्यवाद। अच्छा, चलता हूं। लौटते वक्त मिले बगैर ना जाना। रात हुई और सब सो गए। दूसरे दिन, साबू, क्या हम चलें? लंबा सफर तय करना है। चलो चाचा जी। रेत उड़नी शुरू हो गई, आगे रेगिस्तान है। ओह, सूरज आग बरसा रहा है। प्यास से मुंह सूखने लगा। साबू, लो पानी पी लो। तभी सुराही चाचा चौधरी के हाथ से छूट जाती है। ओह, सुराही हाथ से फिसल गई। पानी फैल गया। बिना इसके रेगिस्तान में जिंदा रहना मुमकिन नहीं। वह आगे चल देते हैं। चाचा जी, आगे चलते हैं, शायद कहीं पानी मिल जाए। चाचा जी, ट्रक रोको, मुझे पानी नजर आया है। साबू पानी की ओर दौड़ पड़ता है। अब मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। और वह दोनों जमकर पानी पीते हैं। आहा, ठंडा पानी। साबू, आओ पेड़ की छांव में थोड़ा आराम कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। और वह दोनों पेड़ की छांव के नीचे आराम करने लगते हैं। तभी पेड़ के पत्तों में से दो डंडे प्रकट होते हैं और चाचा चौधरी और साबू पर लपकते हैं। साबू, पेड़ पर कोई छुपे हुए हैं। चाचा जी, मैं तने को हिलाता हूँ, जो होंगे नीचे टपक पड़ेंगे। साबू पेड़ को बुरी तरह से हिला देता है। ओह, ये क्या? उन दोनों को साबू पकड़ लेता है। तुमने लाठी मारी थी। माफ कर दो, रहम। तुम कौन हो? मेरा नाम झिम्मुन और इसका बेंजाग है। हमने रेगिस्तान में घना पेड़ देखा तो ख्याल आया कि यह हमें अमीर बनाने में काम आ सकता है। जो राहगीर यहाँ रुकते थे, हम उन्हें लाठी मारकर बेहोश कर देते थे और उनका सामान लूट लेते थे। तुम्हें सब सामान वापस करना होगा। कुछ दिन के बाद, मनसुख दादा, संभालो अपना ऊंट।
चौधरी, छाछ पीते जाओ। नहीं, मुझे जरा जल्दी है। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और सर्कस। शहर के बाहर एक बड़ी सर्कस वालों ने टेंट गाड़ रखे हैं। मैनेजर के केबिन में, साहब जल्दी आओ, मैं आपको एक ऐसी अद्भुत चीज दिखाता हूँ जो आपने आज तक ना देखी हो। अच्छा चलो, मैदान में जहाँ साबू सोया हुआ है, देखो इतना बड़ा आदमी। यदि हम इसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दें तो लोगों को दिखाकर लाखों कमा सकते हैं। ठीक कहते हो, सर्कस के सारे आदमियों को बुलाओ और एक बड़ा जाल फेंक कर इस विचित्र आदमी को पकड़ लो। सोए हुए साबू पर सबने जाल फेंक दिया। ओह, ये क्या? साबू को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। हा, 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 हा। अब ये हमारी सर्कस का मुख्य आकर्षण होगा। उधर घर में मेरी खोपड़ी में खुजली हो रही है। इसका मतलब हमारे परिवार का कोई सदस्य मुसीबत में है। सिर्फ साबू ही यहाँ नहीं, कहीं शहर के बाहर सर्कस वाले आए हुए हैं चाचा जी। चाचा चौधरी तुरंत दीपू को लेकर निकल पड़ते हैं। जरूर उन्होंने उसे विचित्र चीज समझकर पकड़ लिया होगा। उधर ही चलते हैं दीपू। सर्कस पहुंचने पर, चाचा जी वो देखो साबू। चुप दीपू, अगर हमने साबू को छुड़ाने की कोशिश की तो सर्कस वाले हमें भी पिंजरे में बंद कर देंगे। कोई दूसरा रास्ता सोचना चाहिए। वह क्या? सर्कस के सारे जानवर दूसरी तरफ हैं। हम चुपके से उन्हें खोल देते हैं, फिर देखना तमाशा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। दीपू चुपके से जाकर हाथी को खोल देता है। उधर चाचा चौधरी दूसरे जानवरों को खोल देता है। जाओ, भागो। सर्कस में अफरा तफरी मच जाती है। सारे जानवर खुल गए। भागो, पकड़ो, भागने ना पाए। थोड़ी देर में वहाँ शोर मच गया। पकड़ो पकड़ो, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, जल्दी से पकड़ो। चाचा चौधरी और दीपू साबू के पिंजरे के पास। दीपू, सांकल खोल दे, मैदान खाली है। वो दोनों साबू को पिंजरे से बाहर निकाल लेते हैं। आओ साबू, घर चलें। इधर सर्कस वाले, साहब सारे जानवर पकड़ लिए गए। शाबाश, आओ अब उस विचित्र आदमी को देखें। पिंजरे के पास पहुंचने पर, अरे कहाँ गया वह? हैं? चाचा चौधरी और छतरी। एक दिन सड़क पर, लोग जल्दी अमीर बनने का क्या नुस्खा है? झोंक, शेयर खरीद लो। जब उनकी कीमत चढ़ जाए उन्हें बेच दो, रातों रात लखपति बन जाओगे। कोई और रास्ता? घुड़दौड़ में दाव लगाओ। इन पर पहले पैसा खर्च करना पड़ता है, फिर कमाई होती है। मैंने ऐसा तरीका सोचा है जिसमें कुछ खर्च ना करना पड़े। क्या? लूट मार। तभी उनकी नजर सामने खड़े एक व्यक्ति पर पड़ती है। झोंक, वह सामने कोई महाराजा खड़ा है, क्यों ना उसे लूटा जाए। हाँ, उससे अच्छा माल वसूल होगा। वह दोनों पिस्तौल लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। अगर तुम अपनी जान की खैर चाहते हो तो जो कुछ तुम्हारे पास है हमारे हवाले कर दो। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। झूठ, ये कीमती हार और इम्पोर्टेड कार। ये हार नकली है, गाड़ी किराए की है। मैं एक्टर हूँ भाई, और फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ खड़ा हूँ। यह सुनकर वह दोनों वापस चल देते हैं। नोक, चलो यहाँ से। थोड़ा आगे जाने पर, उस आदमी से कुछ मिलने की उम्मीद है। हाँ, अगर तुम और जीना चाहते हो तो जो कुछ तुम्हारी जेब में है हमारे हवाले कर दो। मेरे पास 10,000 रुपए हैं, इन्हें ला लो और मुझे बख्श दो। तुम अक्लमंद लगते हो। पैसे लेकर वह दोनों चल देते हैं। चलो।
बिना कुछ खर्च किए 10,000 रुपए आ गए। तभी बारिश होने लगती है। ओह, बारिश! करेंसी नोट भीग जाएंगे। हमें एक और जुर्म करना पड़ेगा। उस आदमी से बरसाती छीननी होगी ताकि करेंसी नोटों को भीगने से बचा सके। ये बरसाती उतारो और हमें दे दो। बेवकूफ! हैं? हमारे नाम तो नौक और झोंक है, फिर उसने हमें बेवकूफ कहकर क्यों पुकारा? तुमने हमें बेवकूफ क्यों कहा? एक बरसाती तुम दोनों को बारिश से नहीं बचा सकती। अलबत्ता तुम वह बड़ी छतरी उठा लो तो उससे तुम दोनों को सुरक्षा मिलेगी। तुम्हारी बात में दम है। वह छतरी की ओर बढ़ जाते हैं। वह बड़ी छतरी हमें भीगने से बचाएगी। अबे बच गए। और नजदीक पहुंचकर छतरी उठाने लगते हैं। ले चलो इसे। अबे मत कर। साबू! तुमने मेरी छतरी हटाई। आओ! वह दोनों तालाब में जा गिरते हैं। सारे करेंसी नोट पानी में भीग गए।